बच्चों को लेकर नहीं आती है, सही है। और बाकी इन लोगों को तुम्हें 8 बजे तो भेजेंगे नहीं कितने पेपर में 8 बजे पहुँच गया था। भाई आगे से हट जा। थोड़ा पीछे आ जाए। ऊपर कर लो ना ट्राइपॉड। यार क्या कर रहे हैं दोस्त, पीछे हो यार, क्या ला रहे हो भाई मुझे। ये लाइन सब डेली 40 सेकंड। आइए अपना अली में डेस्क लेने ये ऑर्डर आ गई आइए नीचे चलिए।
ये वो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान को एक दूसरे लेवल पर ले जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा था कि वो पोल्ट्री और डेयरी को फ़रोग़ देना चाहते हैं पाकिस्तान में, और वो चाहते हैं कि हर उस घर में जहाँ पे गुर्बत है, हर उस घर में जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ पे अगर हम एक प्रोग्राम के तहत डेयरी फार्मिंग को फ़रोग़ दें जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दूध की और अंडों की शक्ल में हों, और वो मुल्क की न सिर्फ मुल्क की इकानमी को सपोर्ट करेंगे बल्कि वो उन लोगों की अपनी इकानमी को, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सारी दुनिया में, ख़ास तौर से नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन ममालिक ने डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से तरक्की की है। इनकी इकानमी को बड़ी सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स की है, और पाकिस्तान में ये पोटेंशियल मौजूद है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स दोनों को फ़रोग़ दिया जाए और उससे इकानमी को सपोर्ट दी जाए। हम चाहते हैं कि वो ममालिक, ख़ास तौर से मैं नीदरलैंड के एम्बेसडर हिज़ एक्सीलेंसी नबील साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही गुजारिश करूँगा कि उन्होंने हमेशा, नीदरलैंड ने डेयरी के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट देने की कोशिश की है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में मुतारिफ़ हो रही हैं वो पाकिस्तान में भी मुतारिफ़ कराई जाएं। पाकिस्तान में जो गाय और देसी मुर्गियां जो मौजूद हैं वो दुनिया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, और दुनिया भर में इसकी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल बेइंतहा मौजूद है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल इनपुट से जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हो रही है उससे हम इसको दुगना तिगना इजाफा इसके अंदर कर सकते हैं। मेरा ये अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है, अगर वो थोड़ी सी तवज्जो डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ दे दे, और जो घरेलू डोमेस्टिक फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, यानी दो गाय या कुछ मुर्गियां जो घरों पर मौजूद हुआ करती थी। एक ज़माने में हमने देखा था कि हमारे घरों पे फल फ्रूट के पौधे लगा करते थे, हमारे घरों में गाय बकरियां होती थी, हमारे घरों में मुर्गियां होती थी। वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो गई हमारी सोसाइटी से। तो उस चीज़ को उसको वापस हमने लाना है, सोसाइटी के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस कराना है। ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। अपने घर में या अपनी जगह पे डेयरी फार्मिंग करना कोई मायूब चीज़ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको हमने दोबारा से इनकरेज करना है, इसकी हौसला अफजाई करनी है कि हमारे मुल्क में इसको दोबारा से फ़रोग़ मिले और तक़वियत मिले। वो लोग जो इस कारोबार से मंसूब हैं वो आपको ये बखूबी बता सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर किस कदर अल्लाह ने इसके अंदर बरकत रखी है इस काम के अंदर। लिहाजा मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तान को ये दावत देता हूँ कि इसकी तरफ आएँ। इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मराहत रखी हैं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और इंशाअल्लाह नई टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको आगे लेकर चलने के काबिल होंगे। बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा इस वक्त एपीसी हो रही है, जिस वक्त आप अभी बात कर रहे हैं, वहाँ पर वज़ीर आला से एपीसी कर रहे हैं कराची के मसाइल पर, क्या कहेंगे? आपको इस मामले में ऑन बोर्ड लिया गया, आप गवर्नर स्टेक होल्डर हैं। नंबर 2 कि फवाद चौधरी ने कहा है कि आप जादू कर रहे हैं, वो किस किस्म का जादू कर सकते हैं हुकूमत गिराने के लिए? देखिए, एपीसी जो इस वक्त हो रही है कराची के मसाइल पर, उसमें तमाम जमातों को इनवाइट किया गया है, और सिर्फ ये एपीसी कराची के मसाइल के ऊपर और उसके हल के लिए है। लिहाजा इसमें तमाम जमातें जा रही हैं। मुझसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन तमाम सियासी जमातों को उन्होंने इनवाइट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आज कोई वो हल निकालने की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि अब तक कोई खातिर खा ऐसी कोशिश नहीं हुई जिससे कराची वालों को ये तसल्ली हो कि उनको पानी, पीने का पानी या घर पे पानी जो उनको नल में है वो जल्द मिल जाएगा। ये हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि कराची के जो मोटे मसाइल हैं, जिनमें कराची में पानी, कचरा और सीवरेज, ये 3 चीज़ों की तरफ बेइंतहा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो आज मैं समझता हूँ कि शायद
आज कोई नतीजा से चीज़ उसमें से निकलेगी। जादूगर वाली बात चौधरी ने आपको जादूगर कहा। जादूगर कौन सा जादू है? वो जादू इस्तेमाल करेंगे जादू का कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, कोई जादू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एमएनसी स्कीम जो गुज़श्ता साबिक़ा हुकूमत की थी उसमें 100 अरब रुपये से ज़ायद जमा हुए हैं, लेकिन अभी जो एमएनसी स्कीम की मुद्दत खत्म हुई है तो अब तक जो इतलात आई उसके मुताबिक 72 अरब रुपये तक जमा हो चुके हैं। तो क्या वजूहत है कि 100 अरब रुपये तक का जो एक हदफ था वो मुकम्मल क्यों नहीं हो सका, और क्या ये एमएनसी स्कीम क्या नाकाम? देखिए, एक चीज़ ये समझ लें कि इस एमएनसी स्कीम में और पिछली एमएनसी स्कीम में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। पिछली एमएनसी स्कीम ये थी कि आप सिर्फ कह दें कि आपके पास मुल्क से बाहर या मुल्क में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और उसके ऊपर आप 3% या 2% टैक्स दे दें तो वो आपकी रकम जायज़ हो जाती है, यानी आने वाली करप्शन भी आप जायज़ कर लें। और इस एमएनसी स्कीम में ये चीज़ सख्ती से पाबंद की गई थी कि आपने वो पैसा बैंक में जमा कराना है जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो लिहाजा कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों ने नहीं फ़ायदा उठाया। जिन्होंने नहीं फ़ायदा उठाया उनको अब एक बहुत सख्त मामलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि FBI अब क्रैकडाउन पे जाएगी। अगर इस मुल्क का पैसा कोई भी चोरी करेगा उसे उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की ये एमनेस्टी स्कीम अपनी नौइयत की वाहिद स्कीम है जो इंट्रोड्यूस कराई गई और बेपनाह मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कामयाबी मिली, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी। कोई स्कीम ऐसी नहीं थी कि वो डिक्लेरेशन के साथ पैसा भी जमा करे। इसमें जो पैसा है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान में कभी इतना पैसा जमा नहीं हुआ। बजट के बाद कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड करोड़ महंगाई है, ठीक है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद 10 जुलाई को स्ट्राइक कर रहा है, उसके अलावा कराची की तमाम ताजिर बरादरी जो है वो स्ट्राइक करने जा रही है 10 जुलाई के बाद। क्या कहेंगे, मतलब ये जो सूरत आप लोगों ने क्रिएट कर दी है इस बजट के बाद, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सारी दुनिया में आप लोग भी ट्रैवल करते हैं, जानते हैं, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्हें पूछें कि टैक्स का निज़ाम कैसे होता है, कैसे टैक्स दिया जाता है। लोग टैक्स से बचत कहीं दुनिया में नहीं अलावा पाकिस्तान के, और जब आप टैक्स मांगते हैं या टैक्स आप लागू करते हैं तो लोगों की चीखें निकलती हैं। इस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टैक्स से बचत हो नहीं सकती, मुल्क बगैर टैक्स दिए चल नहीं सकता। यहाँ पे हाल ये था, जो आदत लोगों को पड़ी हुई है कि हर चीज़ सब्सिडाइज थी पाकिस्तान में। हज सब्सिडाइज, IMF से कर्ज़ा लिया, हज सब्सिडाइज कर दिया। 5 लाख हुकूमत की कॉस्ट आती है, 2.5 लाख में हज करवा दिया। IMF से कर्ज़ा लिया, बिजली सब्सिडाइज कर दी। सेठ के घर का स्विमिंग पूल का हीटर सब्सिडाइज पैसों से चला। तो ये इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। लिहाजा ये बात मैं आपको वाज़े कर दूँ कि जो लोग स्ट्राइक का सोच रहे हैं वो बेशक स्ट्राइक करें। हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं उससे विड्रॉ नहीं करेगी हुकूमत पाकिस्तान। और हमने सारी कम्युनिटी से मिल के, बिज़नेस कम्युनिटी से मिल के, बैठ के उनसे मशावरत के साथ ये काम किया है। और मैं साथ ही साथ उस बिज़नेस कम्युनिटी को शाबाश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस टैक्स लागू करने के अंदर न सिर्फ मदद की बल्कि वो आज भी खड़े हैं। हालांकि अपने कारोबार में उन्होंने नुकसान उठाया निस्बतन, लेकिन वो आज भी साथ खड़े हैं हुकूमत के, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हुकूमत को टैक्सेस ना मिले तो हुकूमत को वापस IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों के पास जाके कर्जा लेने पड़ेंगे, जो भारी कर्जे होते हैं जिनसे मुल्क को नुकसान होता है। गवर्नर साहब ये बताएं कि सिंध हुकूमत जो है मेयर को माइनस करके जो है वो आगे चलना चाहती है, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि मेयर को माइनस किया जाए? कतन मेयर को माइनस नहीं किया जा सकता, जो मर्ज़ी कर लें। ये बल्दियाती निज़ाम के बग़ैर दुनिया में मुल्क नहीं चला करते, दुनिया के शहर बल्दियाती निज़ाम के बग़ैर नहीं चला करते। मेयर पावरफुल होता है, मेयर के पास पैसा होता है, मेयर के पास ताकत होती है। चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर ले लें या आप अपने किसी पड़ोसी मुल्क का मेयर देख लें, हर जगह मेयर का ये काम होता है कि वो कचरा उठाए, मेयर का ये काम होता है शहर की सफाई करे, मेयर का ये काम होता है कि वो पानी मुहैया करे, मेयर का काम होता है कि सीवरेज को देखे, मेयर का काम होता है पार्क्स को देखे, मेयर का काम होता है रोडें बनाए। ये हुकूमतों का काम नहीं होता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो मॉडल पंजाब में बल्दियाती निज़ाम का अपनाया गया है, जो मॉडल KPK में बल्दियाती निज़ाम का अपनाया गया है, उसका लागू सिंध में भी होना चाहिए। मेरा ये मशवरा है सिंध हुकूमत को कि वो उस निज़ाम को स्टडी करें, उसको देखें। और ये पावर सेंटर करने का ख्वाब जो है, जो हर जगह से ये होता है कि हर चीज़ हम कर लेंगे, वो मुमकिन नहीं है। मेरा ये आपको बड़ा मुखलिसाना मशवरा है सिंध गवर्नमेंट को कि वो जो पंजाब में निज़ाम इस वक्त आया है लोकल गवर्नमेंट का,
उसको देखें और उसको सिंध में लागू करने की कोशिश करें। जेल में आसिफ जरदारी जेल में, राना सनाउल्लाह जेल में, अब कौन जाएगा? और प्रोटेक्शन ऑर्डर पर भी एतराज़ कर रहे हैं। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़े मैं आपको बता दूं, लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। ये राना सनाउल्लाह के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है कि ये भैंस चोरी का मुकदमा, आज हम आए भी लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मिंग में है, ये भैंस चोरी का मुकदमा नहीं है। इमेजिन करें कि अगर ये बात सच निकली कि राना सनाउल्लाह वाकई इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो कितना बड़ा ख़तरा था कि हमारी असेंबली में, हमारे मुल्क की एक सूबे की बड़ी असेंबली में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो ड्रग डीलिंग करता है। अगर ड्रग डीलर के ऊपर हाथ डालें, आपके मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये जो अभी फैसलाबाद के कंटेनर पकड़े गए उनसे भी ताल्लुक़ है। अरबों रुपए को तो छोड़ें, कितने किलो हेरोइन उसके अंदर से निकल रही है। जो फैसलाबाद से बेडशीट्स एक्सपोर्ट करने के जो 2 कंटेनर पकड़े गए, उनसे भी ताल्लुक़ राना सनाउल्लाह का निकल रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर कोई ड्रग डीलर हमारी असेंबलियों में घुसा हुआ है और वो ये काम बआसानी कर सकता है, लिहाजा क्योंकि उसकी गाड़ी चेक नहीं होती, वो एक बासर शख्स है और वो आसानी से आगे पीछे कर लेता है चीज़ें, और हुकूमत ने ये कोशिश की है, ANF ने ये कोशिश की है कि वो अपना काम करे, तो मैं ANF को इसके ऊपर शाबाशी देना चाहता हूँ। मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी या वो नहीं है। अच्छा, ये बता दें, टैक्सेस लगाना बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन टैक्सेस जो लग रहे हैं उससे एक जो गरीब आदमी है 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि गरीब को किसी तरीके से जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके? देखिए, पिछले अदवार की जितनी हुकूमतें भी आप देख लेना, उसमें कभी इतना बड़ा प्रोग्राम पॉवर्टी एलिवेशन का नहीं आया जो इस दौर में है, जिसका नाम है एहसास प्रोग्राम। हमने गरीब तबके के लिए हेल्थ कार्ड इशू किए, शेल्टर होम्स बनाए, 50 लाख घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर BISP का प्रोग्राम उसके अंदर मौजूद है, इंश्योरेंस उसके अंदर दे रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा, ख़ास तौर से हमारे जो ऐसा तबका है जो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इमरान खान साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म ने मदीना की रियासत का ख्वाब जो देखा है, वो इंशाअल्लाह इसी के लिए है कि उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। गुर्बत को जब तक अपलिफ्ट नहीं करेंगे, गरीबों को जब तक आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं लाएंगे, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता इसके बगैर। बहुत शुक्रिया। नो सर, हमारा ताल्लुक जीरो वाला सिटी से है। पंजाब की जो टीम है हमारे
बाद अपने स्तर पर तशरीफ ला रहे हैं। तमाम मुलाज़ गुजारिश करूँगा प्राइवेट चेयरमैन पाकिस्तान गोल्ड एसोसिएशन सदाकत हुसैन साहब का सवाल करेंगे। पाकिस्तान गोल्ड एसोसिएशन इसमें सदाकत हुसैन गवर्नर से इमरान इस्माइल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ साथ गोल्ड टू गोल्ड के जनाब जफर साहब मौजूद हैं, उन्हें भी एक एप्रिसिएशन। आज जैसा कि आपने देखा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान गोट एसोसिएशन के स्टॉल पे, और ये नुमाइंदगी है इमरान खान साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनके उस मिशन की तायीद है जो कि उन्होंने अवामुन नास के लिए शुरू किया है। एहसास के नाम से जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, हम सबसे पहले उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। उसकी तायीद करते हुए, उसको सेकंड करते हुए हमने पाकिस्तान गोट एसोसिएशन को बाकायदा फ़ाल कर दिया पूरे पाकिस्तान में। हमारा मकसद पाकिस्तान में ज़िले लेवल पर, पाकिस्तान के तमाम ज़िलों में गोट फार्मिंग का आगाज़ करना है। ऐसे मुश्तरका फार्म बनाने की हम कोशिशें कर रहे हैं और जिसका अमली नमूना हमने पेश भी कर दिया है। ठट्ठा के मकाम सिंध में फार्म बना के, ये एशिया का सबसे बड़ा फार्म है जो अवामुन नास के लिए है, जहाँ वहाँ के अवाम, वहाँ के मकीन अपनी बकरियाँ पाल सकते हैं और इस शोबे का अपने घर से आगाज़ कर सकते हैं। ज़रूरत है आज हमारे फार्मर्स को उस बेसिक इंस्टीट्यूशन की जो कि गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले चुकी है, और हमारी डायरेक्शन गवर्नमेंट को ये होंगी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन का हंगामी बुनियादों पे आगाज़ किया जाए ताकि हमारे छोटे दर्जे का फार्मर एजुकेशन हासिल कर सके, दुनिया के बराबर आकर खड़ा हो सके। पाकिस्तान में आज फार्मिंग के मौके और लाइफ स्टॉक के मौके अगर देखे जाएँ तो बेतहाशा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे है जहाँ इक्विपमेंट की सहूलियात हैं, जहाँ जदीद मशीनरी के ज़रिए वन मैन शो पे फार्म चलाया जाता है। सिर्फ एक शख्स ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चाइना, जापान, सिर्फ एक शख्स अपने पूरे फार्म को मैनेज करता है। हमारी ख्वाहिश और अमली कोशिश है कि पाकिस्तान का फार्मर एक वन मैन शो होके अपने पूरे फार्म को मैनेज करे। कम अज़ कम तादाद बकरियों की उसके पास 100 हो, उसकी माशी मसाइल हल हों, उसके घर के, उसके रेलिवेंट ख़ानदान के खुराक के मसाइल हल हों, इस मुल्क की मईशत मजबूत हो। हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के हर उस फार्मर तक बकरियों की आगाही पहुँचाएँ जो कि छोटे दर्जे से अपने कारोबार का, अपनी मईशत का आगाज़ करना चाहता है। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, ये सब कुछ इमरान खान के लिए है जो कि इस मिशन का आगाज़ कर चुका है। हम उसके साथ शाना बशाना, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। पाकिस्तान गोट एसोसिएशन का पूरे पाकिस्तान में मौजूद हर वॉलंटियर अपनी पूरी कुव्वत और अपनी पूरी सलाहियतों के साथ आज गवर्नमेंट के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस अमर की है कि प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की दी जाए। बहुत शुक्रिया सर। गुज़िश्ता चंद सालों में किसानों का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, आपने उसके लिए क्या इक़दाम किए, प्लस हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं कि वो किसानों को क्या टेक्नोलॉजी फराहम करें, आपकी क्या मदद? हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ हम अप्रिशिएट करेंगे कि हुकूमत ने इस मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। किसानों को ख़ुद आगे आना होगा, अपनी अमली तरबियत के लिए ख़ुद से मैदान में कदम रखना होगा। इंस्टीट्यूशंस का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में हो चुका है। ज़रूरत है कि किसान आगे ख़ुद आएँ और अपनी बेसिक तरबियत लें। अमली कोशिशों से ही ये मिशन आगे बढ़ सकता है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। थैंक यू। इस एसोसिएशन के थ्रू, जैसा कि भी सदाकत साहब ने आपको बताया, हम गोट फार्मिंग की तरफ लोगों को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बकरी एक ऐसा मुक़द्दस जानवर है कि हदीस शरीफ में आया है कि बकरी को पालो और उसकी खिदमत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और बरकत हो। बरकत जानवर है और उसको जब हम गोट फार्मिंग की तरफ ले जाएंगे, घर घर बकरियां पालेंगे, इसकी अफजाइश नस्ल करेंगे, तो इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी, हमारे किसानों की बहुत बेहतरी होगी और हमारे गोट फार्मर जो हैं उनको न सिर्फ एक दूध मिलेगा, गोश्त मिलेगा, बल्कि इससे एक अच्छा ज़रिया रोज़गार भी मिलेगा। सर, हुकूमत की जानिब से आप क्या इक़दाम चाहते हैं कि हुकूमत किस तरह आपके लिए इक़दाम करे और क्या क्या आपके मुतालबात हैं हुकूमत से फिलहाल? जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव दिया है कि ज़राअत के साथ साथ मईशत और उन्होंने जानवरों की अफजाइश नस्ल की बात की है, तो उस हवाले से हमारा कहना यही है कि अगर वो इस तरीके से गोट फार्मिंग की तरफ तवज्जो देंगे और गोट फार्मिंग को ज़रा आगे बढ़ाएंगे
तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए, बेसिकली एसोसिएशन का मेन मकसद तो ये है कि हम अपने फार्मर को एडवांसमेंट की तरफ लेके आएँ। एक जो पुराना तरीक़ेकार चल रहा है जिसमें उनको नुकसानात का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ से हट के हम इन चीज़ों को मॉडर्नाइजेशन वे में फार्मिंग के असूल और उसकी डिवीजन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इससे फार्मर को क्या फ़ायदा होगा कि उसका हर्ड जो है उसमें डेटॉल कंट्रोल होता है, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होती है, और उसके जो बाकी के मसाइल हैं जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से होते हैं, तो हम बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और डिवीज़नल जो हमारा सेटअप है, जो हमारी एक इंतज़ामी तश्कील है, उसकी बेस पे हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि उसको कहाँ पे किस चीज़ की हम मदद कर सकते हैं, इधर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है या प्राइवेट डिपार्टमेंट से। बकरी पालने के हवाले से क्या ये कोई खास स्लोगन जिसे कहते हैं? देखिए, एसोसिएशन का मकसद सबसे पहले तो जितने भी छोटे बड़े फार्मर हैं उनको एक छत के नीचे इकट्ठा करना, ताकि सब एक पैटर्न पे चलें, हम इस इंडस्ट्री को फ़रोग दे सकें। सेकंड, उसका मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें एक्सेस में आ जाएं जो एक आम रूरल इन्फॉर्मेशन ना होने की बेस पे नहीं यूज़ कर पाता। फॉर एग्जांपल, वैक्सीनेशन का सेटअप है, एक आम इलाके में या एक रूरल इलाके में रहने वाला उसको नहीं पता कि उसको वैक्सीनेशन कहाँ से रिक्वायर्ड है। तो ये छत उन सब लोगों को ये सहूलत मुहैया कर रही है कि लोग होम बेस्ड फार्मिंग पे आएँ, अपनी ज़रूरियात अपने घर के अंदर रहते हुए पूरी करें और उससे वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बाहर दूसरे ममालिक के अंदर फार्मर जो है बड़ा जदीद होता है। जी हाँ, यहाँ क्या है आप लोगों ने? देखिए, एडवांस फार्मिंग का जो मैंने वर्ड यूज़ किया, उसका मकसद यही है कि इसमें हम नई ट्रेडिशंस लेके जा रहे हैं, इसमें हम शेड्स ऐड कर रहे हैं, इसमें हम जो जानवर है उसकी पैदाइश से लेकर उसका ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होने तक हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको वैक्सीनेट करते हैं, उसको प्रॉपर चारा देते हैं जो पेस्टिसाइड या इस तरह के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बच के हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम खाएँगे वो नेचुरल होगी, तो उसके असरात भी हमारे ऊपर नेचुरल होंगे, और अल्टीमेटली उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा, जो कि अभी इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों के एडअप होने की वजह से, ऐसे इंग्रेडिएंट के एडअप होने की वजह से उसको वो मार्जिन नहीं मिल पाता जो एक्चुअल उसका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे इस इलाके का, पाकिस्तान की सरजमीन का या इस एरिए का, जो 5 दरियाओं की सरजमीन का जो गोश्त है, जो फ्लैश है, उसका टेस्ट का कोई मैच नहीं है। तो हम उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू।